प्रोनेसिस इन्वेस्ट एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का बजट कैसा रहा? देखिए, ज़्यादातर लोगों से शायद पूछेंगे तो बोलेंगे बहुत अच्छा रहा ना। अगर आप डिफरेंट कैटेगरीज बोले ना, पुअर, एवरेज, गुड, वेरी गुड, तो मोस्टली बिकॉज ऑफ टैक्सेशन आपको पता ही चल गया होगा, तो उसके कारण शायद बहुत सारे लोग बोले कि नहीं वेरी गुड रहा। बट एनी मैं तो इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा, क्योंकि उसी पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमारा जो स्टॉक मार्केट का रिटर्न्स है उसी पे डिपेंड करता है। तो मुझसे पूछा जाएगा तो मैं इसे गुड दूंगा इस बजट को। मतलब एवरेज से अच्छा था, लेकिन वेरी गुड भी नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा, ऑफ कोर्स डिटेल में हम वीडियो में आगे जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा उन क्वेरीज को आंसर करने का। सबसे पहले देखिए, मतलब बजट कैसा था आप देख लेते हैं। स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस ना, उससे ही आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। लार्ज कैप तो फ्लैट है, हाँ। मिड कैप डाउन है, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप थोड़ा ऊपर है। तो ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये बजट। लेकिन देखिए, इससे आपको रियल पिक्चर पता नहीं चलेगा। आपको रियल पिक्चर चाहिए तो आपको सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा ना, सेक्टर और थीम वाइज परफॉर्मेंस। वहाँ से आपको क्लियर पिक्चर मिलेगा कि क्या हुआ है। देखिए, यहाँ पे कौन सी सेक्टर्स आज अच्छा किए हैं अगर आप देखेंगे ना, तो एफएमसीजी ह्यूज, कंजम्पशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियलिटी, ऑटो, सभी जगह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। आईटी फ्लैट रहा, मतलब ये तो नेगेटिव था लेकिन बंद होते होते तक फ्लैट हो गया। और कहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा कोई खास नहीं आया है, देखिए इंफ्रा, बैंक तो इसे फ्लैट ही बोलेंगे, ऐसा नहीं कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है, लेकिन हाँ इंफ्रा नेगेटिव है, सेंट्रल पीएसयूज नेगेटिव है। तो और भी कुछ सेक्टर्स हैं नीचे अगर आप देखें, कुछ और भी नेगेटिव्स हैं। आज के बजट को अगर आपको इकोनॉमिक सेंस में समझना है तो आपको ये समझना होगा कि जो हमारा जीडीपी है, देश का जीडीपी, उसमें किसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है। तो देखिए, कंजम्पशन का कंट्रीब्यूशन अबाउट 60% होता है इसमें, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का अबाउट 10.5% रफली। इन्वेस्टमेंट्स का 2023 का फिगर है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स का होता है अबाउट 34% के आसपास, और बाकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कंजम्पशन का। ठीक है, लेकिन अभी देखिए क्या हो रहा है इंडिया में, क्या हो रहा था अभी, गवर्नमेंट के तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो रहा था, ह्यूज। ठीक है, और प्राइवेट का, मतलब प्राइवेट सेक्टर का कोई खास हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहे हैं, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, लेकिन जितना उम्मीद है उतना नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या चल रहा था इंडिया में फिलहाल, वो है कि कंजम्पशन यहाँ पे हिट हो रहा है, खासकर जो अर्बन कंजम्पशन है वो हिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे ना। एक तो है कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का है उसे मेंटेन रखा जाए। दूसरा है कंजम्पशन जो बुरी तरह से हिट हो रहा है उसे इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि कंजम्पशन का ही अबाउट 60% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। अगर कंजम्पशन ऊपर नहीं जाएगा तो जो जीडीपी के नंबर्स हैं वो आपके कभी भी इम्प्रूव नहीं होंगे। तो देखिए, बजट में इन्हीं चीज़ों को बैलेंस किया गया है। ठीक है, तो कैसे बैलेंस किया गया है, तो देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं ना कि रेलवे स्टॉक्स देखेंगे, डिफेंस देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, इंजीनियरिंग, सभी जगह स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कोई खास रहा नहीं है। ठीक है, इसका रीज़न ऑफ कोर्स है कि वहाँ पे एलोकेशन जो है उम्मीद के मुकाबले नहीं हुआ है इस बजट में। ठीक है, ऑफ कोर्स आगे हम डेटा भी देखेंगे, एग्जैक्टली कितना अमाउंट है, पहले से के मुकाबले कम हुआ, ज़्यादा हुआ, रफली एक आइडिया हमें मिल जाएगा डेटा देखने के बाद। ठीक है, जबकि एफएमसीजी, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि यहाँ पे ना अप टू 12 लाख तक आपको टैक्स पे नहीं करना है। मतलब किसी ने भी नहीं सोचा था, मतलब मैं भी वीडियोस में अक्सर हम लोग डिस्कस करते थे कि नहीं इस बार तो लगता है कि होगा, क्योंकि प्रॉब्लम चल रहा है इंडिया में, तो गवर्नमेंट बिल्कुल कुछ करेगा। लेकिन हाँ, 12 लाख तक का मतलब अगर किसी का 1 लाख पर मंथ का सैलरी है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है। मतलब उम्मीद से बहुत ज़्यादा हुआ, और इससे ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की तरफ से ना, जो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, उसमें 1 लाख करोड़ का डिफिसिट है, और ये इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 लाख करोड़ ही बच रहा है। देखिए, आपको पता है ना, जैसे आपका टैक्स बचा कुछ पैसा ना, 50,000, 60,000, 1 लाख, तो आप कुछ ना कुछ उससे खरीदेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट भी कर देंगे, तो चलिए वो भी एक पॉजिटिव ही है। तो मान लीजिए कुछ भी आपने खरीदा तो उस कंपनी को फ़ायदा हुआ, तो ना कंपनी के ग्रोथ में आप फ़ायदा कर रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो टैक्स थोड़ा ज़्यादा पे करेगा। कंपनी का अगर ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है तो एक्सपेंशन प्लान बनाएगा तो कैपेक्स बढ़ेगा, ज़्यादा हायरिंग करेगा तो जॉब्स आएगा, बहुत चीज़ें हैं, ये सब कैस्केडिंग इफेक्ट होता है।
तो अगर यहाँ पे 1 लाख करोड़ का अगर दिया जा रहा है तो उससे आप ये मानकर चलें कि ओवरऑल जो इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, कैस्केडिंग इफेक्ट, वो ऑलमोस्ट 4-5 लाख करोड़ का फ़ायदा होगा। तो इससे ऑफ कोर्स कंजम्पशन को फ़ायदा होगा और इसीलिए 8th पे कमीशन भी ना कुछ समय पहले ही आपने सुना होगा, गवर्नमेंट ने मतलब प्राइम मिनिस्टर ने उसका अप्रूवल दे दिया है। नेक्स्ट ईयर से वो भी मतलब आ जाएगा इफेक्ट में। तो उसके कारण जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या फिर वैसे लोग जिनको पेंशन मिलता है उनका भी सैलरी बढ़ जाएगा। तो उससे भी कंजम्पशन को एक बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे किया क्या गया है कि देखिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उम्मीद के मुकाबले उतना नहीं आया है। बढ़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ा है, आगे हम देखेंगे, लेकिन उम्मीद के मुकाबले नहीं बढ़ा है क्योंकि लिमिटेशंस है ना, गवर्नमेंट के भी लिमिटेशंस है, पैसा लिमिटेड है उसी, क्योंकि वहाँ पे आपको फिस्कल डिफिसिट भी मेंटेन करना है, उसके बारे में आगे हम जानेंगे। वो भी आप नहीं बढ़ा सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट का जो डेट है तो डेट को भी आपको बचा के रखना है और कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा लगाना है, कंजम्पशन को भी बूस्ट करना है। तो एक फाइन बैलेंस रखा गया है। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ और करके कैपिटल एक्सपेंडिचर को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता ना, तो बिल्कुल इन दैट केस इस बजट को वेरी गुड बजट बोला जा सकता था। बट एनी हाउ, गुड भी बुरा नहीं है। सो नाउ इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं कि हुआ क्या इस बजट में। हाँ, तो पूरे फिगर्स के साथ मैं आपको बताऊंगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। सबसे पहले तो इनकम टैक्स से ही शुरू कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट तो आप लोग का वहीं पे होगा। तो देखिए यहाँ पे ये स्लैब है, ये न्यू टैक्स रिजीम है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो एडवांटेज लेते हैं ना 80C 80D ऑल दैट, वो सब नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस बार तो इस तरह का मिला है कि लगता है ज़्यादातर लोग अब न्यू टैक्स रिजीम में ही चले जाएंगे। बट एनी हाउ, ये देखिए डिटेल्स, मतलब 0 to 4 लाख नील, उसके बाद 4 to 8 लाख 5%, 8 to 12 लाख 10%, 12 to 16 लाख 15%। तो देखिए यहाँ पे अगर आपका 12 लाख तक का सैलरी है तो ये पूरा का पूरा ये जो भी टैक्सेशन दिख रहा है ना, वो टैक्सेशन आपको पे नहीं करना है, वहाँ तक आपका टैक्स नहीं लगेगा 12 लाख तक। उसके बाद 12 to 16 लाख पे ऑफकोर्स 15%, 16 to 20 लाख 20%, 20 to 24 लाख 25%। अगर आपका अर्निंग 12 लाख रुपीज़ तक का है तो आप 80,000 रुपीज़ बचा पाएंगे। अर्निंग अगर 18 लाख तक का है तो आप 70,000 रुपीज़ बचा पाएंगे। और अगर अर्निंग आपका 25 लाख तक का इनकम है तो आपको 1.1 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलने जा रहा है। नाउ हम बजट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले जानना पड़ेगा कि भाई बजट के लिए पैसा कहां से आता है सरकार के पास, और ये जो पैसा आता है बजट में एग्जैक्टली वो खर्च कहां कहां होता है। ठीक है, तो देखिए ये रूपी कम्स फ्रॉम, तो देखिए सबसे ज्यादा पैसा आता है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी 24% बोरोइंग से। ठीक है, इनकम टैक्स 22% आता है, एक्साइज ड्यूटी 5%, जीएसटी 18%, कॉर्पोरेट टैक्स 17%। तो इससे आपको पता चल गया कि भाई ये जो बजट का पैसा है ना, देश चलता कैसे, वो पैसा देश चलाने के लिए कहां से आता है। उसके बाद ये जो पैसा आ गया बजट का, वो पैसा खर्च कहां हुआ। ठीक है, पैसा कहां से आया, पता चला पैसा जाता कहां है। तो देखिए सबसे ज्यादा पैसा कहां जा रहा है, तो ये देखिए 22%। तो इसमें देखिए जो स्टेट्स है ना, उनको पैसा दिया जाता है, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, क्योंकि स्टेट को भी अपना काम चलाना है ना, स्टेट्स को, तो राज्य को उनको मिलता है। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट पेमेंट 20% हमारा इंटरेस्ट पेमेंट जाता है। तो बहुत जरूरी है कि जो हमारा डेट है कंट्री का या फिर स्टेट्स का, उन चीजों को कम किया जाए ताकि इस इंटरेस्ट पेमेंट को कम किया जाए। बहुत ज्यादा है 20%। उसके बाद देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम ना, इसमें 16% के आसपास जाता है। सब्सिडीज में 6% के आसपास, डिफेंस में अबाउट 8% के आसपास। ये देखिए डिफिसिट ट्रेंड्स, इसके बारे में आपको हमेशा बताता हूं कि कंट्री को अपना डेट कम करना है, डिफिसिट कम करना है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फिगर फिस्कल डिफिसिट। तो यहाँ पॉजिटिव ये है ना कि लगातार देखिए ये फिगर आ रहा है 21-22 फिस्कल ईयर, और ये लेटेस्ट आ रहा है ना, मतलब नेक्स्ट ईयर 25-26 का। तो लगातार फिस्कल डिफिसिट कम हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मैं आप लोग को शुरू से बताता हूँ कि बजट में ये देखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। लगातार परसेंटेज ऑफ जीडीपी कम हो रहा है, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 4.4% ऑफ जीडीपी होगा, आने वाले समय में और भी ज्यादा घटेगा। देखिए ये जो कम हो रहा है उससे फायदा ये होगा ना कि इंडिया का एक तो ऑफकोर्स डेट कम हो रहा है जो कि अच्छा ही है, लेकिन रेटिंग जो हमारा है BBB- लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड, तो अगर हम ये थोड़ा कम कर लेते हैं, प्लस परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो हमारा डेट है ना वो कम कर लेते हैं, तो हमारा रेटिंग अपग्रेड मिल जाएगा, जिसके कारण इंडियन कंपनी जब फॉरेन कंट्रीज में जाएंगी ना पैसा रेस करने के लिए, तो सस्ते रेट पे रेस कर पाएंगे। इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही
बाहर से भी जो फॉरेन डायरेक्ट जो एफडीआईज आते हैं या फिर एफपीआईज का इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें भी फायदा मिलेगा अगर हमें रेटिंग अपग्रेड मिलता है। तो उम्मीद है अगर ये हम सही से कर लेते हैं ना, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर तक हमें रेटिंग अपग्रेड मिल जाएगा। देखिए सभी जगह है ना, सिर्फ फिस्कल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट देखिए कितना कम हुआ, 4.4% से लगातार कम होके 1.5%, प्राइमरी डिफिसिट 0.8%। तो सभी जगह बहुत अच्छा। और ये बहुत, और इसीलिए मतलब इसे हम कम करना चाहते हैं ना फिस्कल डिफिसिट को, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली ना जब टैक्स कट किया गया या फिर जो दूसरे बेनिफिट्स दिए गए, उसके कारण जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जितना होना चाहिए था उतना नहीं किया गया। क्योंकि ये हमें ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है। कंट्री का डेट अगर ज्यादा होगा तो फिर आप श्रीलंका बन जाएंगे, पाकिस्तान बन जाएंगे। ये देखिए मेजर जो एक्सपेंडिचर है ना वो कहाँ कहाँ, डिफेंस में देखिए, रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, आईटी, एनर्जी, पूरा आपको ब्रेकअप मिल जाएगा कि कहाँ पे गवर्नमेंट कितना खर्च करने जा रहा है। ये देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसी के बारे में बता रहा हूँ ना, ये थोड़ा निगेटिव रहा है। तो पहले देखिए, पहले से कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, ये तो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं ना कि गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत खर्च कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और उसके कारण देश का जो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट है इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। लेकिन यहाँ पे देखिए कितनी तेजी से बढ़ा है। गवर्नमेंट ने 2016-17 से फिगर है फिस्कल ईयर, ह्यूज इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रहा है। लेकिन अब क्या हुआ देखिए ना, मतलब कि लास्ट ईयर हम पहले भी डिस्कस किए थे कि इलेक्शंस था, उसके कारण गवर्नमेंट पूरा खर्च नहीं कर पाई, तो एलोकेशन था 11.11 लाख करोड़ के आसपास ना, जबकि खर्च हुआ सिर्फ 10.2 लाख करोड़ के आसपास। मतलब होगा, अभी मार्च तक होना है। तो पहले के मुकाबले जो मतलब जितना पैसा रखा गया था वो पूरा खर्च नहीं हो पाएगा, उससे कम ही खर्च होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर इसके मुकाबले आप देखेंगे तो ज्यादा ही आपको लगेगा कि अरे इस बार तो 11.2 हो रहा है, तो बढ़ा तो है फिगर, नो डाउट। लेकिन जो ओरिजिनली 2024-25 का जो फिगर था 11.11, उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो अमाउंट सेम है ना, इस 11.2 है, तो उसके मुकाबले नहीं बढ़ा है। लेकिन हाँ, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने या इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट कम खर्च कर पा रहा है, इसके कारण ये फिगर बढ़कर लग रहा है। लेकिन अगर सही से देखें तो ये फिगर लगभग वही फिगर है जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रखा गया था, और इसको आप एक तरह से नेगेटिव बोल सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को परसेंटेज ऑफ जीडीपी टर्म्स में आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। देखिए कितना इंप्रूवमेंट आया, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाइज आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत खर्च किया है, तो क्रेडिट तो देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। पहले ना 2.6-2.7% हुआ करता था, बढ़ाकर 23-24 में ये 4.2% किया गया। 24-25 में भी ये बढ़कर आया था, बट अनफॉर्चुनेटली इलेक्शंस थे तो पूरा खर्च नहीं कर पाएगा गवर्नमेंट, इसलिए यहाँ पे घटा है, 4.1% ऑफ जीडीपी हो गया। लेकिन अगेन यहाँ पे अगर आप देखें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को, इसको बढ़ाकर 4.3% ऑफ जीडीपी कर दिया गया है। ओवरऑल आज के बजट को पॉजिटिव बोला जा सकता है। इंडियन इकोनॉमी के लिए एक अच्छा बजट है, क्योंकि मोस्टली कंजम्पशन बुरी तरह से हिट हो रहा था, वहाँ पे ध्यान दिया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रंट पे ऑफ कोर्स थोड़ा कम गया है पैसा, टोटली अग्री, बट देन इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ से थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। तो अगर प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ना गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सबड्यूड रहा है, उसको काफ़ी हद तक ओवरकम किया जा सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।